वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 28 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सौभाग्य स्कीम के बारे में है। ये स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, काफी पुरानी स्कीम है। इसने अभी हाल ही में अपने 4 साल कंप्लीट किए हैं, इस वजह से न्यूज में आई है। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम रही है। इसका उद्देश्य ये रहा कि पूरे देश में, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो, हमें सभी घरों को फुल्ली इलेक्ट्रीफाई करना है। ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है उसे अचीव करना है। हर घर तक बिजली को पहुंचाना है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि कोई भी अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड ना बचे, सभी के पास बिजली हो। इसके लिए नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया गया था आरईसी लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को। की फीचर्स की बात करें तो सभी डिस्कॉम वो कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या फिर स्टेट पावर डिपार्टमेंट हो। सभी लोग इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेल कर सकते थे। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रावधान किए गए हैं असिस्टेंस के, वो सभी असिस्टेंस इन डिस्कॉम कंपनीज को अवेलेबल करवाया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उन सभी परिवारों को देने की बात की गई जो 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में शामिल रहे। अब ऐसा तो नहीं कि हर घर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में हो सकता है ऐसे भी घर हो जो इस सेंसस में शामिल नहीं रहे या जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं रहा, लेकिन उनके घर पे बिजली नहीं है, तो उन्हें भी बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। यद्यपि उनसे 500 रुपए इस कनेक्शन के लिए लिए जाएंगे, लेकिन ये 500 रुपए उन्हें कनेक्शन के तौर पे देने नहीं होंगे। 10 इंस्टॉलमेंट में जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें प्लस 50 रुपए ऐड करके उनसे मांग लिए जाएंगे। तो बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट में वो अपना ये पैसा चुका सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डार्क एनर्जी के बारे में है। इसके पहले कि हम इस आर्टिकल पर आगे बढ़े, आप कुछ फंडामेंटल समझ लीजिए। जब से इंसान ने आसमान की ओर देखना शुरू किया, मन में एक बड़ा सवाल होता था कि आसमान बना किस चीज से है। जब हम मॉडर्निटी में गए तो हमने इसे नाम दिया स्पेस। अब सवाल था कि स्पेस किस चीज से बना हुआ है। लगता था जैसे ये खाली जगह है। देखने में लगता था कि स्पेस में है स्टार्स, प्लैनेट्स, उल्का पिंड या डस्ट, लेकिन ये तो बहुत कम है। बाकी का स्पेस किस चीज से बना हुआ है? ये स्पेस का महज 5% हिस्सा ही होगा। फिर जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो हमारे सामने एक शब्द आया, दैट वॉज डार्क मैटर। और ये समझ में आया कि स्पेस खाली नहीं है, रादर स्पेस में एक मैटर है, दैट इज डार्क मैटर, जो ना तो लाइट को एमिट करता है और ना ही लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन डार्क मैटर क्या है, इस संबंध में हमें कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये क्या है ये हमें इतना ज्यादा नहीं पता जितना हमें ये पता है कि ये क्या नहीं है। जैसे कि ये कोई खाली जगह नहीं है, या ये कोई ऐसा नॉर्मल मैटर नहीं है जहां पे स्टार्स ना हो, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स एमिट करता है हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर से जब भी मैटर इंटरैक्ट करता है ये कुछ स्पेसिफिक गामा रेज रिलीज करते हैं जो हम पहचान सकते हैं। मतलब डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है। तीसरा, डार्क मैटर ब्लैक होल नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल की स्पेसिफिकेशंस हमें पता है और अभी कुछ समय पहले हमने उसकी एक पिक्चर भी कलेक्ट करी थी। तो हमें यह पता है कि डार्क मैटर क्या नहीं है, इसके कंपैरिजन में कि डार्क मैटर क्या है। अब डार्क मैटर क्या है, इससे यही समझ में आता है कि कुछ तो है यूनिवर्स में, कुछ ऐसा जो ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है, और जो कुछ भी है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन ये मात्रा पूरी नहीं है। मतलब डार्क मैटर जो यूनिवर्स में है वो भी महज 27% ही होगा। बाकी का 68% क्या है, इसका जवाब नहीं था। 1998 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक नई बात निकल के सामने आई कि डार्क मैटर के अलावा एक चीज है, दैट इज डार्क एनर्जी। जैसे उस समय तक ये भी कॉन्सेप्ट आ गया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रोमिनेंट नहीं कि वो यूनिवर्स को एक्सपेंड करवा सके, तो कोई तो ऐसी एनर्जी होगी जो यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रही होगी। तो ये निकल के आया कि एक डार्क एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है और वही यूनिवर्स के एक्सपेंशन का काम कर रही है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यूनिवर्स में 5% नॉन यूनिवर्स है, जो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होते हैं, 27% है डार्क मैटर और 68% है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। ऐसा ही रिसर्च इटली में चल रहा था। इस रिसर्च का नाम है जेनोन 1T एक्सपेरिमेंट।
अगर आप इटली की लोकेशन देखना चाहें तो ये है दुनिया का मैप और ये है इटली मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में। तो देखिए ये जो पूरा हमारा रिसर्च चल रहा था, इसमें उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक हाइपोथेटिकल डार्क एनर्जी है उसके कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए। उन्हें लगा कि ये डार्क एनर्जी ही है। इस लेबोरेटरी का नाम है INFN लेबोरेटरी, जो कि जमीन के काफी नीचे बनाई गई है ताकि वहां पर कोई और फोर्स वर्क ना करे। ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट और भी कई सारे जगहों पे हो रहे हैं, जैसे यूएस के सैनफोर्ड अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में और चाइना के पांडा XXT लेबोरेटरी में। वहां पर भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के संबंध में एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अब यहां पे जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ये सीधे सीधे डार्क मैटर के बारे में था, लेकिन इन्हें डार्क एनर्जी के कुछ हिंट्स मिले। ये एक फिजिकल मॉडल कर रहे थे जिसे इन्होंने कैमिलियन स्क्रीनिंग कहा। कैमिलियन आपको पता है गिरगिट को बोलते हैं, मतलब हम कैमिलियन स्क्रीनिंग में कुछ कॉपी करते हैं। इन्हें आइडिया ये था कि जो सन का मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में डार्क एनर्जी निकलती है, तो वो उसी डार्क एनर्जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्हें इसके कुछ एविडेंसेस मिले। बहुत डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है, जितनी है उतनी मैं आपको बता रहा हूं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच की बातें यहां पे हैं। जो कुछ हम देखते हैं, प्लैनेट, मून, गैलेक्सी, ऑर्गेनिजम्स, ये सब यूनिवर्स का 5% है। 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। 1920 के आसपास डार्क मैटर की बात आई और 1998 तक हमें डार्क एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1998 में डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। डार्क एनर्जी एक अननोन एनर्जी है जो पूरे स्पेस में फैली हुई है, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए काम करती है। यह हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब मैटर, डार्क मैटर की हम बात कर रहे हैं। डार्क मैटर मैटर का 85% कवर करता है, यूनिवर्स का नहीं, मैटर का। डार्क मैटर एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को होल्ड करता है। ध्यान दीजिएगा कि डार्क मैटर स्टार्स को, प्लैनेट्स को होल्ड करके रखता है और उन्हें एक स्टेबिलिटी देता है। इसके विपरीत जो डार्क एनर्जी है ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन में वर्क करती है। इसका मतलब ये कि जो डार्क मैटर है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो चीजों को स्टेबिलिटी देता है और जोड़ कर रखता है, जबकि जो डार्क एनर्जी है वो एक रिपल्सिव फोर्स है जो चीजों को दूर करती है और ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कॉज है। इस लिहाज से हम देखें तो ऐसा लगेगा कि डार्क मैटर है शक्तिमान और डार्क एनर्जी है तमराज किल्विस, अंधेरा कायम रहे। ऐसा कुछ सिमिलैरिटी लगती है। चूंकि ये सब थियरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी शक्तिमान वाला ही सब इधर जोड़ जोड़ के बता रहे हो। खैर, ये सारी बातें आपने आसान भाषा में समझी। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आसाम का राइस वाइन, जिसे नाम दिया जाता है जुडिमा। जुडिमा फर्स्ट बेवरेज बन गया है, फर्स्ट पेय पदार्थ बन गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जिसे दिया गया GI टैग। ये एक राइस वाइन है, मतलब चावल से बनाया जाता है, स्टिकी राइस। स्टिकी राइस जो है वो कम पानी वाले इलाकों में भी पैदा किया जा सकता है। राइस को निकाल के उसे उबाला जाता है, मतलब चावल को पकाया जाता है, और फिर उसमें कुछ ट्रेडिशनल हर्ब्स को मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस पूरे वाइन को तैयार किया जाता है और आसाम की दिमासा ट्राइबल कम्युनिटी ये पूरी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। सामान्यतया इस ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं इस बेवरेज को प्रिपेयर करती हैं। ये वाइन एक बहुत यूनिक सा स्वीट टेस्ट होता है इसमें। इसे तैयार करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है और इसे सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। आपने सुना ही होगा कि जो वाइन या फिर जो भी बेवरेजेस होते हैं, शराब होती है, वो जितनी पुरानी होती है उतनी बेहतर होती है। कुछ और GI टैग जो आसाम से है, काजी नींबू, ये एक प्रकार का लेमन है, 2020 में GI टैग मिला था। और चोकुआ राइस, ये आसाम का है, ये 2019 में GI टैग अवील कर चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के बारे में है। हाल ही में नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ये एक मिशन है। इस मिशन का सारा कामकाज सौंप दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को। 75 विलेजेस में अक्टूबर 2021 में ये अपना सारा काम या इसका जो ट्रायल रन है वो तैयार करेंगे। अब देखिए ये है क्या, मैपिंग की जाएगी किस चीज की, कल्चर की मैपिंग करेंगे हम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट है, 2015 में लॉन्च किया गया था। अब कल्चर की मैपिंग आप करोगे क्या, पहले तो इसका एम क्या है। एम ये है कि हम इंडिया के आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करें और इंडिया में एक जो कल्चरल वाइब्रेंसी है उसे बढ़िया करें, मतलब लोग कल्चर को लेकर जानें चीजों को और समझें। अब जब आप कल्चर की मैपिंग करेंगे तो क्या मैप करेंगे, जैसे कल्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, किस ट्राइबल कम्युनिटी के लोग कहाँ कितने हैं, उनकी डेमोग्राफी जज करेंगे, जो कल्चरल प्रोसेस है उनको फॉर्मलाइज करेंगे, और जो कल्चरल एक्टिविटी है, फोक डांस, फोक म्यूजिक, इन सबको एक अम्ब्रेला में लेकर आएंगे, थिएटर वगैरह को। जो फोक आर्ट्स है उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, और जो गांवों में कई सारी हेरिटेजेस हैं हम उनको मैप करेंगे, उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। अब ये काम करेगा कौन, नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें हम बुलाएंगे। NSS स्कीम में जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं हम उन्हें कलेक्ट करेंगे। सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को भी गांवों में भेजकर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। आप समझ गए ये बात। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है
जो कल्चर को लेकर रिसर्च करता है, एकेडमी में इसको और बेहतर करने की कोशिश करता है और आर्ट्स के फील्ड में और बढ़िया काम करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चार्म डांस के बारे में है। फिल्म मेकर और आर्ट हिस्टोरियंस ने भी इस बारे में एक ऑनलाइन इवेंट में बातचीत की, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन हैबिटेट सेंटर के द्वारा। ये तो रहा कॉन्टेक्स्ट। मेन मुद्दा यह है कि चार्म डांस न्यूज में है। जानते रहिए, ऐसे प्रश्न यूपीएससी अक्सर पूछती है। योगाचारा, ये बुद्धिज्म का एक स्कूल है, एक विंग है, जिसे 4th सेंचुरी में कश्मीर में फाउंड किया गया था। इसे फाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे असंगा और वशुबंधु। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस स्कूल को बुद्धिज्म के फाउंड किया था। अब अगर ये बुद्धिज्म का स्कूल है तो किसी न किसी मेन स्ट्रीम स्कूल से तो बिलोंग करता होगा ना, उसी का सब स्कूल होगा। एग्जैक्टली बुद्धिज्म का जो वज्रयान फॉर्म है, यानी कि वज्रयान बुद्धिज्म, उसी का सब स्कूल है योगाचारा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, जिससे ये चार्म डांस खुद को एसोसिएट करता है। लद्दाख से लेकर मंगोलिया तक जो चार्म डांस है ये काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। जो भी लामाज है, लामा आपको पता है तिब्बतन बुद्धिज्म में गुरु को कहा जाता है, तो उनके मेडिटेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब इस डांस की शुरुआत कब हुई? पद्म संभव जी, जो कि तिब्बत में तांत्रिक बुद्धिज्म के ओरिजिनेटर माने जाते हैं, जिन्होंने वहां उसे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने 8वीं शताब्दी में चार्म डांस को वहां पे शुरू किया था। चार्म वर्ड में ही आपको ऐसा लगेगा इट्स लाइक चैंटिंग, और चैंटिंग वगैरह हम करते हैं भूत भगाने के लिए ना। तो देखिए, हो ये रहा था कि तिब्बत के साम्य में एक मोनेस्ट्री बनाई जा रही थी और वहां पे जो डेविल फोर्सेस थी वो उस बिल्डिंग को बनने नहीं दे रहे थे। तो पद्म संभव जी ने चार्म डांस परफॉर्म किया। इट वाज अ काइंड ऑफ चैंटिंग, जिसके माध्यम से उन डेविल फोर्सेस को वहां से भगाया गया और फिर वहां पर मोनेस्ट्री बनके तैयार हुई। उसके बाद से ही जो ये बुद्धिज्म है, वज्रयान बुद्धिज्म, इसका जो योगाचारा स्कूल है उसमें इस डांस को काफी प्रोमिनेंट बना दिया गया। ये मास्क और कॉस्ट्यूम्ड डांस है जो एविल फोर्सेस को क्लीन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तिब्बतियन बुद्धिज्म में ये बहुत ज्यादा यूनिक है और उनके कल्चरल ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपने चार्म डांस के बारे में समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक कमेटी अपॉइंट करी थी। एक्चुअली में राजाजी टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन वाला एरिया है वहां पर अप्रूवल दे दिया गया था 4.7 किलोमीटर रोड बनाने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने जवाब मांगा है, न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार से भी। इसे नाम दिया गया है सी राजगोपालाचार्य जी के नाम पर, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। आपने इतिहास में इनका नाम सुना होगा। इन्हें लोग प्यार से राजा जी कह के पुकारते थे। इसकी लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार में है, शिवालिक रेंज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, फुटहिल्स में। राजाजी नेशनल पार्क का ये हिस्सा है टाइगर रिजर्व। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगर आप फ्लोरा की बात करेंगे तो वहां पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट, रिवरीन वेजिटेशन, स्क्रब लैंड, ग्रासलैंड और पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो आपको पेड़ मिलेंगे वो होगा साल का। फौना में बहुत सारे जीव मिलेंगे, मैं नाम लेना चाहूं तो ले लूं, लाइक टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, स्लोथ बियर, जैकाल, हाइना, स्पॉटेड डियर, सांभर, बार्किंग डियर, नीलगाय और मंकीज। गंगा और सोंग रिवर, ये सोन नहीं है, सोंग रिवर है, जो इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन गुलाब के बारे में है। यह साइक्लोन इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को हिट कर रहा है। साइक्लोन गुलाब, ये नाम इसे दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और आईएमडी ने इसे साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में डाला है। तो अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ लेते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में जनरेट होते हैं, तभी इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा ही जाता है। अब आप इसे आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। अब देखिए, होता ये है कि जैसे कि ये है आपका इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है कैप्रिकॉर्न, तो इसी रीजन में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं। ये जो रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा सनरेज आती हैं, तो ये मान लीजिए एक हीट वाला जोन क्रिएट हो गया जहां का पानी गर्म हुआ, तो यहाँ पर जो भी हवा कांटेक्ट में आएगी वो गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर जोन को फुलफिल करने के लिए चारों ओर से हवा आएगी। अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में पता हो तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अगर कोई भी वायु राशि हो या फिर वाटर हो, पानी हो, वो अगर इक्वेटर की ओर नॉर्थ से आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट होता है अपने राइट में इधर, और अगर वो साउथ से जा रहा है तो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है ऐसे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर जैसे कि ये इक्वेटर है, एज यू कैन सी ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में अगर यहां पर कोई साइक्लोन जनरेट हो रहा है
तो ये एक लो प्रेशर का एरिया बनता है साइक्लोन के लिए। अब यहां से मान लीजिए हवा आएगी तो वो इधर डिफ्लेक्ट होगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, लेकिन ये लो प्रेशर इसे अपनी ओर ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो एक सर्कुलेशन क्रिएट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ये एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से, तो जो भी हवा है अगर वो इक्वेटर की ओर जाएगी तो वो डिफ्लेक्ट होगी अपने लेफ्ट में इधर, लेकिन ये लो प्रेशर इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक सर्कुलेशन क्रिएट होगा जो कि क्लॉकवाइज होगा। यही बात यहां पर लिखी गई थी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कुल मिला के यहां पर जो इसे एनर्जी मिलती है वो वाटर की हीट की वजह से मिलती है, इसीलिए जब भी ये जमीन पे पहुंचते हैं तो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज इनका हीट सोर्स कट हो जाता है। तो ये तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पॉज करिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। जवाब अब मैं बता देता हूँ। सौभाग्य स्कीम ये यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, दैट्स ट्रू। जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट ये कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए है, नहीं, ये डार्क मैटर से एसोसिएटेड है, तो ये तो गलत हो गया। राजा जी टाइगर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, ये भी गलत हो गया। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग 2015 में शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ये सही है। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।